सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम जंगल की बात कर रहे थे तो मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आ गई। आबू में बहुत घने जंगल हैं। एक बार मैं विचरण करने के लिए जंगल में निकल गया। मैं जिस ओर जा रहा था ठीक 10 फीट की दूरी पर एक झाड़ी से एक बहुत बड़ा सा चीता निकल के बाहर आ गया। अब हम दोनों की आंखें चार हुईं। कुछ किया तो जा नहीं सकता था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे चित्त में बहुत शांति थे। चीते ने देखा, शायद मुझे एक बात समझ में आई कि यदि हमारा मन शांत होता है, यदि हम किसी के लिए गलत भावना नहीं रखते, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखते, प्रेम की भावना रखते हैं, तो शायद ये वाइब्रेशन भी कार्य करते हैं। मेरे भी शायद ये वाइब्रेशन चीते तक पहुंच गए कि भाई ये बंदा तो बड़ा शांत लग रहा है या कोई कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है। देखा उसने और मेरी तरफ एक प्यारी सी स्माइल देके जंगल में चला गया। मैं वापस आया, जब अपने साथियों से मैंने इसकी चर्चा की तो उन्होंने कहा, बाप रे चीता, चीते को तुमने क्या किया चीते को देख के? मैंने कहा हंसी में कि मुझे क्या करना था, जो भी करना था उसे ही करना था। खैर, लेकिन एक बहुत सुंदर और गहरी बात मेरी समझ में आई कि यदि आप सबसे प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम के प्रकंपन उन तक भी जाते हैं और वो भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। तो हम भी सबसे प्रेम करना सीख रहे हैं समाधान के माध्यम से, ताकि संसार में सभी हमसे भी प्रेम करें और एक प्रेम भरी दुनिया हम सब स्थापित कर सकें। आइए इस सुंदर चर्चा के साथ, इस सुंदर बात के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। आबू के जंगलों में तो आप लंबे समय तक रहे हैं भ्राता जी, तपस्या में रहे हैं, गहरी साधना आपने यहाँ के जंगलों में की है। आपके साथ कभी ऐसी घटना घटित हुई जैसे मैंने एक रूबरू चीते का सामना किया? भालू तो बहुत बार साइड से गुजरते हुए चले गए, लेकिन सामने कोई नहीं आया अब तक। और मैं भी सोचता था कभी सामने आए तो मैं भी दृष्टि दे के देखूं कैसा रहता है पर कभी ऐसा वृतांत हुआ नहीं। पर कि साइड से बहुत निकले, मैं वहाँ प्राय जाता था जहाँ के लिए पता था कि यहाँ एक चीता रहता है। भालुओं की तो कई गुफा में खास जाता था कि कभी देखूं तो सही, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पर ये सत्य सिद्धांत है कि हमारे वाइब्रेशंस जानवर तो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं ना, क्योंकि उनका अपना मन तो ज्यादा चलता नहीं। और वैसे भी लोग कहते हैं भ्राता जी कि जानवर तभी अटैक करता है जब उसे असुरक्षा की भावना महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझ पे अटैक करने वाला है, तभी शायद वो अटैक करता है। और अगर वो देखता है कि हम जा रहे अपनी चाल और वो छुपा हुआ बैठा हमें देख रहा है तो कुछ नहीं करता है। ये हमने कई बार महसूस किया। पता चलता था, कहीं मैं भी अकेला बहुत घूमता था कि बदबू आ रही चीते की जैसी, वो बदबू आती है उसकी बॉडी से बहुत, लेकिन कहीं कुछ ऐसा आभास नहीं होता तो पता चलता था वो कहीं बैठा है अपनी मस्ती में। और हमारे वाइब्रेशंस क्योंकि बहुत अच्छे हैं, हम तो योग का अभ्यास करने गए हुए हैं, हमें तो किसी को कुछ कष्ट पहुंचाना नहीं है, ना हम शिकारी हैं, तो उसको भी हमसे निश्चिंतता है। तो ये सत्य है कि अगर संसार में हम सभी के लिए प्योर वृत्ति रख लें, प्यार भरी दृष्टि रख लें, ये सब हमारे अपने हैं। मैं विभिन्न धर्मों के लिए भी कहूँगा, एक दूसरे के धर्म के प्रति जो बहुत कटुता और कड़वी दृष्टि मनुष्य ने बना ली है ना, अब इसको समाप्त करने का समय है कि सभी धर्मों के लोग हमारे अपने हैं।
हम सभी एक भगवान की संतान हैं। एक प्यार भरी दृष्टि एक जगह से ही सबको दे दें तो हमारे वाइब्रेशन संसार में फिर से प्यार का एक माहौल पैदा करेंगे। इसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और यदि ये हो जाए भ्राता जी, तो जो एक बापू गांधी जी का स्वप्न था कि राम राज्य स्थापित हो जाए, या परमात्मा का भी एक सुंदर उद्देश्य है कि सारा संसार पुनः स्वर्ग बन जाए, तो शायद एक ऐसी सुंदर दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से ये बहुत सहज और सरल हो जाएगा। बिल्कुल सर। बस ये जो कटुता आपस में आ गई, तेरा मेरा। अभी देखिए, मैं छोटी सी बात कहूँ प्रसंग में, आगे हम आगे चलते हैं। मंत्री कोई भी, चीफ मिनिस्टर किसी विशेष जाति का बनता है, अपने जाति वालों को एकदम प्रमोट कर देता, आगे बढ़ा देता है। फिर दूसरा आएगा, वो उसे कैंसिल करेगा, उन्हें सजाएं देगा, अपनी जाति वालों को आगे बढ़ाएगा। ये भूल गया मनुष्य कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन गया तो वो सबका है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश का है। चीफ मिनिस्टर किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, उन्हें पूरे स्टेट का है। उसको सबके लिए समान भाव से कार्य करना है। देखिए, हमारे बड़े लोगों में भी अगर ये परिवर्तन आ जाए तो पॉलिटिकल फील्ड में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। ये जो तेरा मेरा और ये गड़बड़ जो हो गई है, ये इस दूषित और सीमित दृष्टि के कारण हो गई है। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब के लिए हैं, सब हमारे हैं। ये संसार इस तरह हमारा अपना है, हमारा अपना परिवार है। ये एटीट्यूड हमें बनाना ही चाहिए। इससे जो बहुत सारी निगेटिविटी और बहुत सारी समस्याएं हैं दूर हो जाए। भ्राता जी, आध्यात्म की यही सुंदरता है वास्तव में कि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि राजनीति का आपने एग्जाम्पल दिया और वहाँ इस प्रकार से एक जातिगत बंटवारा हो गया है। फिर से अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर से वही जाति पाति वाली बात हो रही है। तो सभी राजनेताओं को एक सुंदर सा संदेश दे दें, फिर हम आगे बढ़ें कि वो क्या करें वास्तव में। मैं तो ये कहूँगा कि नेता सबके लिए हैं, भले वो चुनकर किसी विशेष जाति से आए, लेकिन जब वो चुनकर आ जाएं तो वो अपने दृष्टिकोण को बदल दें। लेकिन हम सब के लिए एक बात मैं रोकना चाहूंगा, वो चुन के इसीलिए गए हैं क्योंकि उस विशेष जाति ने ही उनको वोट दिया है और ये कह के दिया है कि यदि तुम ये करोगे तभी तुमको हम जिताएंगे। ऐसे में बेचारा नहीं, ये बात ठीक है कि वो उनके लिए भी विशेष काम करें जिन्होंने उन्हें चुना है, लेकिन दूसरों के लिए शत्रु भरा व्यवहार तो नहीं करें ना। बस ये परिवर्तन हम अपने नेताओं से चाहेंगे कि वो भले ही करें, अपने क्षेत्र के लिए भी करें, लेकिन जब वो नेता बन गए तो अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रीय बनाएं, कम से कम वैश्विक भी नहीं तो राष्ट्रीय अवश्य बनाएं। अब उनके अंदर जन कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की भावना हो जानी चाहिए। भले ही मैं कहता हूँ आजकल इलेक्शन का माहौल दूसरा होता है, एक दूसरे को गाली देना, ग्लानि करना, अपनी महिमा करना, ये सब चलता है, उसको तो हम नहीं रोक सकेंगे। लेकिन जब वो चुनकर आ जाएं तो पार्लियामेंट में ऐसा लगे एक सुंदर परिवार आ गया है जो देश के कल्याण के लिए चिंतन करेगा, जो देश के कल्याण के लिए बहुत सुंदर काम करेगा, योजनाएं बनाएगा। तो ये तेरा मेरा समाप्त होके हमारी जो पार्लियामेंट है वो सचमुच संसार के लिए आदर्श बन जाएगी और बनना चाहिए। काला दिन हमारी पार्लियामेंट में कभी नहीं आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि नेता महान बने और फिर सबके लिए काम करें। कितना अच्छा हो भ्राता जी, जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो जाए इंशाअल्लाह। हम ये चाहेंगे कि अगली लोकसभा चुनाव जो होने वाली है उसमें ऐसे ही चुन के लोग पहुंचे और महान लोग पहुंचे, चिंतक पहुंचे, राष्ट्र कल्याण की भावना रखने वाले पहुंचे, जो अपना सर्वस्व त्याग कर देश के लिए काम करें। बस यही सी बात, और यही आह्वान भी हम करेंगे भ्राता जी अपने सभी नागरिकों से, सभी देशवासियों से कि ऐसे लोगों को ही, जो चरित्रवान हैं, श्रेष्ठ हैं, देश प्रेमी हैं, समाज के लिए कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ही चुन करके वहां तक पहुंचाएं। अन्यथा भ्राता जी, संसद समाचार जब भी हम देखने या सुनने के लिए, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, जब कभी खोलते हैं तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ लड़ाई झगड़े ऐसे होते रहते हैं, बेंच और कुर्सियां टूटती रहती हैं, तो लगता है कि देश के चिंतन के लिए उन्हें मौका ही नहीं मिलता। जी, वो उसी में लगे रहते हैं, जबकि वहाँ एक सुंदर चिंतन होना चाहिए। देशवासी भी समझें जिन्हें हमें चुन के भेजा है वो हमारे नहीं पूरे देश के हैं और वो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र कल्याण की श्रेष्ठ भावना सभी जागृत करें तो हमारे देश का नाम संसार में रोशन हो जाए। भ्राता जी, अब मैं आ जाता हूँ जीनत जी के प्रश्न पे, जो कल हम लोगों ने छोड़ा था। एक प्रश्न उन्होंने किया था। दूसरा प्रश्न उनका ये है भ्राता जी कि प्लीज गिव मी एडवाइस टू ओवरकम स्टेज फियर।
जो मंच पे चढ़ने से इनके अंदर जो एक भय पैदा होता है, ना केवल जीनत जी के, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये स्टेज फियर रहता है, एग्जाम फियर, स्टेज फियर, बड़ों से बात करने का फियर, ये बहुत होता है मनुष्य के अंदर। कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसका कारण होता है, और कहीं ना कहीं अभ्यास का अभाव भी। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे स्पीकर्स तैयार होते हैं जी, युवक भी तैयार होते हैं, और हम उन्हें बाकायदे ट्रेंड करते हैं। तो छोटी छोटी सभाओं में मान लो सामने 20 लोग बैठे हैं और उसको बुलवाना है, वो अपना चिंतन कराएं। इमीडिएट स्पीच के प्रोग्राम भी रखाते हैं, उससे उनमें साहस बढ़ता है। छोटे छोटे ग्रुप के साथ बोलने का अभ्यास करना चाहिए पहले तो। दूसरा, जब वो स्टेज पे जाएं, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस बहुत सुंदर हैं। अपने को स्वमान में स्थित करें और ये भय निकाल दें कि सामने वाले सब कुछ जानते हैं। कईयों का होता है कि कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर बैठे हैं, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बहन जी गई और डर गई, अरे इन्हें क्या बताऊँ। लेकिन यहाँ हमें जानना चाहिए कि जो हम उन्हें बताने जा रहे हैं उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। प्रोफेसर वो अपने सब्जेक्ट के हो सकते हैं, डायरेक्टर वो किसी विशेष कंपनी के या डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के तो नहीं ना। हम उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज देने जा रहे हैं, इसके बारे में वो पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अगर हम उन्हें अपना पहला लेसन भी देंगे, तुम आत्माएं हो, तो वो जानेंगे कि कितनी सुंदर बात इन्होंने हमें कही है। तो बिल्कुल ये भय निकाल दें कि सामने वाले बहुत कुछ जानते हैं। ये एक संकल्प कर लें कि जो कुछ हम उन्हें बताने जा रहे हैं उसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, और जो कुछ हम उन्हें बताएंगे उसे वो बहुत लाइक करेंगे। कई लोग क्या है, पहले ही ऐसे संकल्प कर लेते हैं, पता नहीं मेरी बात पसंद आएगी या नहीं, पता नहीं मैं अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, क्या रिएक्शन होगा। लेकिन हम बहुत अच्छा बोलेंगे, और जो हम बोलेंगे वो उनको बहुत प्रिय लगेगा, सभी लोग वाह वाह करेंगे। साथ में अपने को एक स्वमान में स्थित करके, मैं एक महान आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं बैठी हैं, ऐसी दृष्टि बनाकर निसंकोच भाव से बोलने की प्रैक्टिस करें। 10-10 मिनट से शुरू करें, एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर बोलें। पहले लिख लें, जो कुछ बोलना उसको लिख लें, फिर थोड़ा सा शुरू में याद कर लें, फिर बोलें। कुछ भूल जाए दोबारा प्रैक्टिस करें। इस तरह भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पे अपना कमांड भी हो जाएगा, और जो स्टेज फियर है वो भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। क्या प्रत्येक, जैसे आपने कहा कि उसको लिख लिया जाए, प्रॉपर तैयारी कर ली जाए, और साथ ही कई बार हम आईने के सामने भी खड़े होकर के उसे बोल सकते हैं, बोल बोल के अभ्यास किया जा सकता है, या एकांत में उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, या जैसे आपने कहा कि 2-4 को बिठा लिया जाए, फाइनल जाके बोलने से पहले वहाँ पे ही बोल के प्रैक्टिस कर ली जाए, तो शायद ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, इब्राहिम लिंकन जंगल में जाके पेड़ों के सामने भाषण किया करता था, पत्थरों के सामने भाषण किया करता था। फिर जब भाषण करता सोचता था ये सब भी पत्थर बैठे हैं, तो वो जो एक भय था वो निकल गया। इस तरह प्रैक्टिस तो भिन्न भिन्न तरह से करनी चाहिए। अच्छा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है ब्रता जी कि चलिए प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की, लेकिन जैसे ही स्टेज पे चढ़े वैसे ही सारा सपाट हो जाता है, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, अब क्या बोलना है वो उनको याद ही नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में क्या ऐसे में ये कर लेना चाहिए कि एक पेपर पे ब्रीफली 5-7 पॉइंट लिख लेनी चाहिए जिन पे बोलना है। बस उन पे अच्छे अच्छे स्पीकर भी कभी कभी पेपर ले जाते हैं। शुरू के लिए छोटा सा पेपर ले गए, भले ही पेपर देख के हम पढ़ तो नहीं रहे, पर एक नज़र डाल दी 1 सेकंड के लिए, क्या है भाई, तो फिर से हमारा वो जागृत हो जाएगा, और इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार ब्रता जी ऐसा होता है कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो रिएक्शन होता है, कई कमेंट करने लगते हैं, कई मुंह बनाने लगते हैं, कई हंसने लगते हैं, और जब उन पे हमारी नज़र जाती है हमें लगता है कि अरे शायद हम ठीक नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, नर्वस। मेरे साथ ये घटना हुई, मैं मेलबोर्न में था, तो एक कॉलेज था, वहाँ अपनी एक लेक्चरर बहन थी, उसने बुलाया, बच्चों को निमंत्रण दिया, और टॉपिक भी बहुत सुंदर रख लिया, ड्रीम साइकोलॉजी, जो है तो साइकोलॉजी का, लेकिन मैंने इस पे कुछ विचार कर लिया। अब युवक सब बैठे, लड़के लड़कियां, अब वो एक दूसरे को अंगूठा भी दिखाएं, मजाक भी करें, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी थे, और वो किसी भी तरह से, हवा बहुत तेज चल रही थी वहाँ उस दिन, और बाहर ही सब बैठ गए थे, और उन्हें था 50 आएंगे, आ गए 200 स्टूडेंट, पता नहीं कैसे आ गए, ये विषय उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने देख लिया कि इधर वाले उधर वालों को कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये गड़बड़, ताकि प्रोग्राम को फेल किया जाए। अब मैंने क्या सोचा, मुझे इनको देखना ही नहीं है, और मुझे अपने सब्जेक्ट
पर बोलना है, उन्हें देखना है जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे सामने बहुत सारे बैठे थे जो बहुत सीरियसली इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। मैंने उन्हें किया इग्नोर और इन्हें देखकर बोला, और 45 मिनट इंग्लिश में भाषण था। अभी वो अंग्रेजों का देश और हम भारत से गए, और इंग्लिश में हम इतने परफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन मैंने 45 मिनट बोला। फिर था क्वेश्चन आंसर। अब वो कई लड़कों लड़कियों ने सोच लिया अब तो इसे फेल करना ही है, इसका ये तो सफल हो गया, अब नहीं सफल, आपका इम्तिहान था। हाँ, सफल नहीं होने देना है। एक ने फट से खड़े होके पूछा, डू यू नो हाउ मेनी रीबर्थ यू हैव टेकन? मैंने कहा 84। अब वो सबने ताली बजा दी। वो बेचारा चुप होके बैठ गया, क्या ये तो बड़ा सुंदर हो गया। फिर प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। इसमें हमें अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखने की जरूरत होती है। हम कहीं कंफ्यूज ना हो। हम अगर उत्तर भी दे रहे हैं और वो मान लो गलत भी है, तो उसे इतने कॉन्फिडेंस से दें कि सुनने वाले चुप हो जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये टेक्निक अपनानी चाहिए कि जो लोग ऐसे एक्शन कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करें। और कुछ लोग ऐसे सभा में जरूर होते हैं जो बहुत सीरियसली, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, उन्हें देखकर हम सुनाएं, तो इससे कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, जीनत जी का स्टेज फियर भी अब दूर हो जाएगा, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। आपने इतनी सुंदर टिप्स दिए हैं, अनुभव सहित दिए हैं, तो निश्चित रूप से ये सबके लिए कारगर साबित होगा। भ्राता जी, अगला मेल जो आया है रवि अग्रवाल जी का है। ये PhD स्टूडेंट हैं और कहते हैं कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, कुछ विद्यार्थी लगातार मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे परेशान करने के लिए नाना प्रकार की हरकतें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं। कृपया बताएं कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। कई बार लगता है कि मैं उन्हें सबक सिखा दूं, लेकिन रुक जाता हूं। करना क्या चाहिए? सबक सिखाने से तो काम बिगड़ सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे ही इनको ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग भोले होते हैं, दूसरे साथी देख लेते हैं ये किस तरह का है, फिर उन्हें छेड़छाड़ शुरू करते हैं। उनका इंटेंशन कुछ नहीं होता है, केवल छेड़छाड़ करना, मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना कि आज देखो हमने इसको ऐसे कर दिया। इसमें ये भी उनके साथ उसमें हिस्सा ले लें थोड़ा सा। मान लो वो कुछ हंसी मजाक कर रहे, ये भी हंसने बहलने लगे, ये मुंह बना के चल ना दें, बस उनकी वो बात खत्म हो जाएगी यहीं। जब वो हंसी मजाक करते हैं और ये गुस्सा करता है तो उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है व्रता जी कि उनकी जो हंसी मजाक होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहें, वो कहें गलत होती है। हाँ। जिसको हम हजम नहीं कर पाते। मेरा हो सकता है कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, मैं एक सांस्कृतिक परिवार से हूँ, और वो कुछ ऐसी बेहूदी हरकत करना या करवाना चाहते हैं, तब तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें पार्टिसिपेट करने का ये अर्थ नहीं कि हम उनका हिस्सा बन जाएं, लेकिन हम मुस्कुरा अवश्य दें, ताकि उन्हें लगे कि हमारी बात का इन पे कोई खास असर नहीं हुआ है। हम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। मैं इन्हें कहूँगा कि ये रोज़ सवेरे उठकर कुछ अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, और जो वो बच्चे हैं जो इनके साथ ऐसी हरकत करते हैं, उनको आत्मा देख के ये संकल्प करें, दे आर गुड सोल्स, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। ऐसे संकल्प करें, 7 बार करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 7 बार ये अभ्यास करके उन्हें आत्मा देखकर ये संकल्प करें, दे आर गुड सोल्स, दे आर माई गुड फ्रेंड। और हमें पूर्ण विश्वास है, आज तक मैंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह कराए हैं, दूसरों का व्यवहार बदल जाता है। क्या कुछ मेडिटेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी व्रता जी? ये मेडिटेशन का हिस्सा है। सवेरे उठकर थोड़ा मेडिटेशन कर लें और उन्हें गुड वाइब्रेशंस भी दें। एक हेटफुल फीलिंग जो उनके लिए हो जाती है जी, यही खतरनाक होती है और यही इन समस्याओं को बढ़ावा देती है। फिर दूरी बढ़ती जाएगी, वो छेड़छाड़ ज़्यादा रखेंगे, ये परेशान होकर दूर जाएंगे, या ये एग्रेसिव होंगे, गुस्सा करेंगे और जैसा सोच रहे हैं सबक सिखाऊं मारपीट होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्हें गुड वाइब्रेशंस देंगे, उनके प्रति अपने एटीट्यूड्स पॉजिटिव रखेंगे, तो दे विल चेंज। कई बार इससे बहुत ज़्यादा जो एक इरिटेशन होता है व्रता जी, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में भले ही जैसे आपने कहा लाइटली लें या थोड़ा सा मिल लें उन लोगों से भी, लेकिन हम इरिटेट ना हो, वो शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है इसमें। वो कैसे सहज, क्योंकि ये PhD के स्टूडेंट हैं और इनको कुछ ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती होगी, तो इनका इरिटेट होना भी बहुत नेचुरल सा है। राजयोग मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, आई एम ए पीसफुल सोल,
इस प्रैक्टिस से हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम दूसरों के लिए ये एक दृष्टिकोण भी अपना लेते हैं। ये बच्चे हैं, युवक हैं, युवकों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, हम अब आगे बढ़ गए हैं, हम थोड़े मैच्योर हो गए, तो दूसरों की हर बात को इस तरह सीरियसली भी नहीं लेंगे और एक कोशिश करेंगे कि हमें एक दूसरे फील्ड में जाना है, रिसर्च वर्क करना है। अगर हम इरिटेट होंगे तो इरिटेशन और क्रोध का इफेक्ट बुद्धि पर बहुत ज़्यादा आता है, तो मनुष्य की एकाग्रता नष्ट होती है, उसकी विवेक शक्ति नष्ट होती है। ये बात ध्यान रखते भी इन्हें अपने इरिटेशन को समाप्त रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन ये करेंगे ना, हमें पीसफुल सोल, मैं क्रोध मुक्त हूँ, और थोड़ा भी ईश्वरीय शक्तियों को अपने में लाएंगे तो इनमें धैर्यता आएगी और इरिटेशन नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए हम इनके लिए शुभकामना रखेंगे रवि जी के लिए कि जल्दी से अपना पीएचडी कंप्लीट करें और वहाँ से जैसे मुक्त हो जाएं। मुक्त हो जाएं जी। अच्छा भ्राता जी, हमारे पास अगला मेल आया है। ये कहते हैं कि आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर हु हैज़ बीन फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. As per her, the soul is coming out from the center of the eyes and it revolves within the head. Along with it, energy is also reducing and coming out of body. We have already had many X-ray of my mother at Global Hospital Mount Abu along with medication, but no progress in the health conditions till date. क्या करें? ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है जो आजकल दुनिया में बहुत चल गया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव। मतलब ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हैं डॉक्टर। अब यहाँ से कुछ हो रहा, पीछे को जा रहा, कुछ ब्रेन में हो रहा, सीटी स्कैन कराएंगे और न्यूरोफिजिशियन के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई सब कुछ तो ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ी बहुत दवाई दे देगा, लेकिन वो फिर होगा। तो इसके लिए हम जो सिखाते हैं वो एक दो चीज़ें इन्हें कर लेनी चाहिए। एक तो माता जी को चार्ज्ड वाटर पिलाना है। चार्ज्ड वाटर करने का तरीका है, पानी लें गिलास में, उसे दृष्टि डालें और 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो ये पानी चार्ज हो गया, यानी शक्तियों की वेव्स इस पानी में समा गई। अब इसको उनको पिलाएं जी। और ये संकल्प कर लें, इन पर जो कुछ भी है ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र का इफेक्ट हुआ है वो समाप्त हो जाए। ऐसा कम से कम 5 बार थोड़ा थोड़ा पानी भी उन्हें पिला दें सारे दिन में। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आज तक हमने देखा है। दूसरा, ब्रेन को एनर्जी दें। इसी फीलिंग से हम बहुत बार सिखा चुके हैं, हाथ मलते हुए 2-3 बार याद कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो हाथों में बहुत अच्छे पावरफुल वाइब्रेशंस आ जाते हैं, सब अट्रैक्शन होने लगता है। और ये हाथ फिर अपनी माँ के सिर पे रख दें। तो जो बैड एनर्जी है, जो इफेक्ट है, इफेक्ट तो संकल्पों की वेव्स का ही होता है और कुछ नहीं, जादू टोना और कुछ नहीं होता। बैड एनर्जी संकल्पों के द्वारा प्रवाहित होने लगी है, तो ये जो पावरफुल एनर्जी हाथों के द्वारा ब्रेन को दी जाएगी, वो अंदर की निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। ऐसा भी 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को कर लें, यानी 5-5 मिनट। इन दोनों से बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने आज तक देखा है, बहुत सारे केस इसमें सफल हुए हैं, लेकिन करने वाले को बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब इनको पहले राजयोग सीखना पड़ेगा ताकि ये जो अभ्यास आप बता रहे हैं, ये अभ्यास उनके लिए सहज और सरल हो जाए और साथ ही उसमें अच्छी एनर्जी भी वो उनके संकल्पों में एनर्जी आ जाए। जितना उनके संकल्पों में एनर्जी आएगी, उतनी एनर्जी हाथ में आएगी, उतनी एनर्जी ब्रेन को जाएगी, उतनी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। कई लोग भ्राता जी जादू टोना या मंत्र तंत्र को नहीं मानते हैं। यदि ये इस चीज को नहीं मान रहे हो कि ऐसा ये होता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें? अब देखिए, ये तो इन्हें अभी करना ही पड़ेगा जब सारी मेडिकल रिपोर्ट ठीक आ रही हैं। न्यूरोफिजिशियन भी और सब भी जो जानकार जी, आगे भी इन्होंने मेल में वो लिखा था भ्राता जी कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि केवल ये आपके मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें तकलीफ तो हो ही रही है। तकलीफ तो हो ही रही भी, मन का कहने से तो काम नहीं चलेगा। वो सो नहीं पाती होगी, उससे सारा दिन परेशानी फील होती होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो इसमें ही मानना पड़ता है। हम लोगों के साथ भी यही हुआ, हम लोग भी सोचते थे ये सब क्या है, ये नज़र वजर, ये ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आने लगे और दिखाई देने लगा कि मेडिकल साइंस की समझ में कुछ नहीं आ रहा है और छोटा सा प्रयोग करने से ठीक हो गया, तब ये बात माननी पड़ी कि संकल्पों की एनर्जी, गुड और बैड, ये इफेक्ट करती है। और ब्लैक मैजिक और कुछ नहीं, निगेटिव संकल्पों का इफेक्ट है मनुष्य के ऊपर। तो उसको पॉजिटिव संकल्पों की
पावर से नष्ट किया जा सकता है। चलिए, इनकी भी ये समस्या दूर हो जाए भ्राता जी, हमारी शुभकामना रहेगी। पूरा समाधान परिवार हमेशा ही सुबह और शाम वैसे भी बिल्कुल योग कर रहे हैं 10-10 मिनट। जी, तो इन सब तक भी ये सारी एनर्जी पहुंचेगी। फिर से मैं सभी को याद दिलाना चाहूँगा, जो ढीले हो गए हों तो 6 बजे सवेरे, 6 बजे शाम को, या अपने खुद के समय पर वो 10 मिनट संसार की सभी इस तरह परेशान आत्माओं को योग के वाइब्रेशन अवश्य देंगे, ताकि अनेक लोग जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें मदद करें। ये हमारी दूसरों के लिए बहुत श्रेष्ठ सहानुभूति, बहुत श्रेष्ठ कोऑपरेशन, और सचमुच तो यही हमारा परम कर्तव्य भी है। बिल्कुल भ्राता जी, कोई और नया अभ्यास जोड़ें इसमें। आप लगातार उसके लिए अभ्यास बताते रहे हैं, फिर भी आज चूंकि चर्चा अब निकल पड़ी है सुबह और शाम के योग की, क्या कोई विशेष और अभ्यास करें जो हम दूसरों के लिए योग कर रहे हैं? 3 अभ्यास उसमें हम करते हैं और सभी को कर लेने चाहिए। एक है शांति के सागर से शांति के वाइब्रेशंस लेकर चारों ओर फैलाना। 3 मिनट ये कर लें, फिर 3 मिनट कर लें कि पवित्रता के सागर से पवित्र वाइब्रेशंस लेकर चारों ओर फैलाना। फिर 4 मिनट कर लेंगे ऑलमाइटी से शक्तियों की किरणें लेके सबको देना। तो ये बहुत पावरफुल भी हो जाएगा 3-3 मिनट करने से। जी। और पूरा समय सफल होगा, और वाइब्रेशंस तो चाहे शांति के हों या प्योरिटी के हों, शक्तियों के हों, वो सबको मदद करेंगे। भ्राता जी, ये योग के सुंदर अभ्यास सभी लोग कर ही रहे हैं, और आज भी आपने जो सुंदर अभ्यास बताए हैं बहुत अच्छा रहेगा। 3-3 मिनट सभी लोग करेंगे तो पूरा ही 10 मिनट संपूर्ण सफल होगा। आज की सुंदर चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जो हमारे नए दर्शक हैं और जिन्हें जानकारी ना हो, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि समाधान परिवार ने, ब्रह्मा कुमारीज़ के समाधान परिवार ने विशेष करके सहयोग बैंक खोला है। सहयोग बैंक एक नया बैंक है जिसमें आपको धन जमा नहीं करना है, लेकिन अपने सुंदर संकल्पों का बल जमा करना है, अपना योगदान सारे संसार को देना है। ऐसे लोगों को जो सो नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो बीमार हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याएं से जूझते हुए बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सहयोग बैंक है, जिसमें हम दूसरी आत्माओं के लिए अच्छा योग करेंगे। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10-10 मिनट के लिए सुंदर प्रैक्टिसेस जो करनी है वो भ्राता जी ने आपको बता ही दिए हैं। ये अभ्यास जो कर रहे हैं सचमुच बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो चित्त बहुत शांत हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, और न केवल उन आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं बल्कि परमात्मा की भी दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आप सहयोग बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते चलिए, सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करते चलिए, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।